हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। आइजैक न्यूटन जो हैं वो एक बार एक पेड़ के नीचे बैठ के और कुछ पढ़ रहे थे या कुछ सोच रहे थे, लेकिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे। ऐसा सुना है आप लोगों ने, बहुत दिनों से आप ये कहानी सुनते आ रहे हैं। तो उनके सर के ऊपर आके एक एप्पल गिरा, और उनके सर के ऊपर आके जैसे ही एप्पल गिरा तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। वो ये था कि ये एप्पल जो है ये मेरी तरफ, दैट मीन्स ग्राउंड की तरफ ही क्यों गिरा और ये ऊपर क्यों नहीं गया। इसी तरीके से उसी एप्पल को उठा के जब उन्होंने वापस ऊपर फेंका तो फिर से वो ग्राउंड की तरफ, दोबारा से ग्राउंड की तरफ गिरता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद में दुनिया को बहुत ही पावरफुल और एक यूनिवर्सल लॉ दिया जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे भी नाम बता सकते हैं। लेकिन उनकी जो थ्योरी थी वो कोपरनिकस और भी जो पुराने जो साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी। कोपरनिकस ने भी थ्योरी दी थी, उसी के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। और भी कुछ थ्योरीज थी जिनके बारे में उन्होंने रिसर्च करके और फिर अपनी थ्योरी बनाई थी। कैप्लर्स के जो लॉ थे उसको भी न्यूटन ने यूज में लिया और उसके अकॉर्डिंग भी अपनी थ्योरी को उन्होंने मॉडिफाई किया। तो ये सब जो है ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन के बारे में, जो आइजैक न्यूटन ने हमें बताया था कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बॉडीज़ के बीच में, और वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को, बॉडी को अट्रैक्ट करती हैं। तो उससे एक जो थ्योरी निकल के आई उसको आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का नाम दिया। और उस थ्योरी से ये बात क्लियर हुई कि कोई भी दो बॉडी हैं जिनके पास अपना इंडिविजुअल मास होता है, वो उस मास की वजह से उन बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप उसको नोट कर लेना। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको। देखिए, ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट क्या था, वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट था एप्पल, तो यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं एप्पल को। ऑब्जेक्ट व्हेन फॉल्स अपवर्ड, ठीक है, व्हेन फॉल्स अपवर्ड, अगेन फॉल्स टुवार्ड्स the ground, due to the force of attraction, create by the earth on all objects, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड the earth, this is called gravity. इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट्स व्हेन फॉल अपवर्ड फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन create by the earth on all objects around the earth
दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप एक दूसरे फॉर्मेट में भी डिनोट कर सकते हैं। वो क्या है, देखिए इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ से, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between all objects, in the universe, ठीक है, ये हो गया। ऐसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एक तरीका और है, उससे हम कैसे डिनोट करेंगे, देखिए बताता हूं आपको। वी कैन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन offered by the earth on the objects which lie on the surface of अर्थ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तीनों ही ग्रेविटी को शो करने वाले स्टेटमेंट हैं और तीनों स्टेटमेंट से हम ग्रेविटी को समझ सकते हैं। ये वाली चीज़ आती है आपकी। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा है कि भाई दो बॉडी हैं और वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं ड्यू टू their masses and due to gravity and due to gravitational force and due to attractive force between the bodies। ठीक है, उस वजह से वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो पूरी दुनिया में दो ही टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज इस ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं और उसमें हमने ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं और जो न्यूटन की जो थ्योरी है, जो उसकी हाइपोथेसिस थी या फिर जो उसके बारे में हमने कहानी पढ़ी है, एप्पल का गिरना, फिर उसके बारे में सोचना, वो पूरी की पूरी जो स्टोरी है उससे एक कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन क्या निकला, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि अगर एप्पल को अर्थ खींच रही है अपनी तरफ, तो क्या एप्पल ने अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींचा? नंबर एक बात, एक क्वेश्चन। सेकंड थिंग, अगर सन को छोड़ दीजिए, अगर मून और अर्थ की बात करें तो मून और अर्थ भी दो अलग अलग बॉडी हैं और उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो मून जो है वो अर्थ के ऊपर आके क्यों नहीं गिरता है? सेकंड क्वेश्चन। ये जो दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर न्यूटन ने दिए, उनको अगर हम लोग कंसीडर करें तो उनका जो आंसर निकल के आया वो ये था। क्या था? देखो बात करते हैं यहाँ पे। जैसे हम बात करें थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, दैट मीन्स न्यूटन का जो थर्ड लॉ था मोशन के लिए, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें एक्शन रिएक्शन का जो फोर्स लगता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है, तो उसी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। ये बात हमने लॉज ऑफ मोशन में स्टडी की, जिसको हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो एप्पल के ऊपर अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया, तो एप्पल ने भी अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। ये तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्लियर होती है ये बात कि डेफिनेटली किया है उसके ऊपर फोर्स। लेकिन फिर भी अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होके क्यों नहीं गया? एप्पल ही उसके पास क्यों चली आई?
इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। जैसे अगर हम बात करें सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो उस सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू एम ए, दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज हमने स्टडी की थी, ठीक। अब अगर हम यहां पे देखें तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू होता है यहां पे फोर्स, ये तो एक्सेलरेशन तो फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब अगर हम देखें यहां से, दैट मीन्स F अपॉन ए, तो F अपॉन एम, तो हमें ये बात क्लियर नजर आ रही है कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। किसके है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। क्लियर? मतलब एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? जिस बॉडी का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब हमें चेक करना है, ये एक एप्पल है और अर्थ तो आप जानते ही हैं, तो एप्पल का मास और अर्थ के मास को कंपेयर कीजिए। तो अगर एप्पल के मास और अर्थ के मास को हम कंपेयर करेंगे तो एप्पल का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो अगर मास कम हो गया किसका? एप्पल का, तो एप्पल का एक्सेलरेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया है, किसका ज़्यादा हो गया है? एप्पल का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बिकॉज क्योंकि एप्पल का जो मास है कंपैरिजन टू दी अर्थ वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। दैट मीन्स इट कैन बी नेग्लिजिबल, इसको हम नेग्लिजिबल भी ले सकते हैं। ये वाली चीज आ गई आपकी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी? अर्थ की, तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही कम होगा क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल इज सो मच ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे पास निकल के आया। इस स्टेटमेंट की वजह से क्या होता है कि एप्पल जो है वो हमें अर्थ के ऊपर गिरती हुई नजर आती है और अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होती हुई नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मास ऑफ एप्पल इज सो मच वेरी 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 सो मच लेस देन द मास ऑफ द अर्थ। तो ये एक स्टेटमेंट निकल के आया जिसकी वजह से हम बता सकते हैं, ये क्लियर कर सकते हैं कि एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करती है, बट उनके इस रीजन की वजह से हम उसको देख नहीं सकते और एप्पल का जो गिरना है उसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसका ये रीजन हम लोग दे सकते हैं। अब जो सेकंड स्टेटमेंट आती है आपकी वो क्या है वो सुनिए आप। जैसे मून वाली बात कर रहे थे हम लोग, तो मून वाली अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस है, कोई भी फ्लैट सरफेस है, इस तरीके से कोई फ्लैट सरफेस है। इस फ्लैट सरफेस के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हाइट वाली कोई मतलब एक पहाड़ी है, ऐसे मान लो बहुत ज़्यादा हाइट वाली 200, 400, 500 मीटर ऊंची या 1000 मीटर ऊंची पहाड़ी है। इस तरीके से ये लीजिए, इस तरीके से एक पहाड़ी है ऐसे। इसके ऊपर खड़ा हुआ कोई कैंडिडेट, यहाँ से कोई कैंडिडेट है, वो बॉल को नीचे गिराता है तो वो ऐसे गिरती है, नंबर ए पोजीशन। फिर उसने उस बॉल को थोड़ा फोर्स दिया, मतलब ऐसे फेंका, तो वो बॉल जो है एक वेलोसिटी के साथ में ऐसे आएगी और फिर ऐसे गिरेगी, ठीक। तो ये जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ में गिरी, बी पोजीशन। फिर उसने क्या किया, थोड़ा और ज़्यादा उसको वेलोसिटी दी और फिर वो ऐसे ऐसे आई और फिर यहाँ पे आके गिरी, ये सी पोजीशन। फिर उसने और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसको वेलोसिटी दी तो वो सीधी जाएगी और फिर धीरे 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 होती 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 फिर यहाँ पे आके गिरेगी, डी पोजीशन। इज दैट क्लियर? ये पैराबोलिक पाथ हमें मिलेंगे,
और एक हम उस बहुत लंबी जो हमारे पास में ये पहाड़ की एक चट्टान है, इसके ऊपर खड़े होके एक बार तो हमने ऐसे फ्रीली फॉल छोड़ दिया उसको, एक पत्थर को या एक बॉल को, तो वो ऐसे गिर गई सीधी। फिर ऐसे फेंका तो ऐसे गिरी, फिर थोड़ा ऐसे फेंका तो ऐसे गिरी, और फिर फुल फोर्स के साथ में या फिर किसी ऑपरेटस के साथ में, मतलब गन से फेंका और उसको फुल वेलोसिटी दे के फेंका तो वो यहाँ पे आके गिरी। अलग अलग डिस्टेंस हमें मिल रही है यहाँ पे। देखिए एक डिस्टेंस इसके सेंटर से ले तो एक डिस्टेंस तो ये हो गई, एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस आपकी ये हो गई और एक डिस्टेंस आपकी ये हो गई। अलग अलग डिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक, ये कब था? जब ये कोई फ्लैट सरफेस हो। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हमारा जो अर्थ है वो तो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, वो तो स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल है। तो अर्थ को अगर हम बनाएं यहाँ पे, देखो अगर मैं इस बात को इस तरीके से क्लियरिफाई करूं कि ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ है यहाँ पे, ये आपका अर्थ, ठीक। और इस अर्थ के ऊपर वही सिमिलर एक लंबी हाइट वाली 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हाइट वाली एक पहाड़ की चट्टान है, वो का वो सेम का सेम प्रोसेस ले लिया हमने, और इस चट्टान के ऊपर से हमने उसको फेंका किसी बॉडी को। ठीक है, बॉडी को फेंका तो क्या किया हमने? बॉडी को फेंका तो बॉडी सिमिलर प्रोसेस से फेंका जैसे हम पहले फेंक रहे थे। तो यहाँ से देखिए ऐसे फेंका, वो बॉडी यहाँ पे आके गिरी, फिर हमने थोड़ा और वेलोसिटी दी तो वो यहाँ पे आके गिरी, फिर हमने और थोड़ी वेलोसिटी दी तो वो यहाँ पे आके गिरी, फिर हमने और वेलोसिटी दी तो वो ऐसे आ गई। अब देखो, और मैक्सिमम मतलब हायर वेलोसिटी की वजह से वो यहाँ पे आई। अब उसको कोई फ्लैट सरफेस नहीं मिल रहा है, तो वो बॉडी जो है वो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और फिर वापस इस पाथ से होती हुई ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको कोई फ्लैट सरफेस या कोई ऐसा सरफेस नहीं मिला जहाँ पे वो रुक सके। ठीक है, या वहाँ पे जाके वो हिट कर सके। तो इस वजह से ये एक पाथ बन गया जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और ऐसी ही सिचुएशन मून के साथ हुई है, या फिर ऐसी ही सिचुएशन हम लोग जो सैटेलाइट अपने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उनको जब हम स्पेस में छोड़ते हैं तो वो इसी सिचुएशन में हम लोग उसको लेके जाते हैं और फिर उसको वहाँ से ड्रॉप आउट करते हैं। तो वो इस तरीके से ऑर्बिट में क्या करता है? सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है, ऑर्बिट में घूमने लग जाता है। तो मून के साथ भी ऐसा ही हुआ है, और मून भी कभी अर्थ से जब अलग हुआ था तो उसके साथ भी यही सिचुएशन हुई होगी या हुई थी कि इस तरीके से वो एक इतनी ज़्यादा दूर चला गया कि उसके बाद में जब वो नीचे गिरने लगा तो उसको कहीं पर भी हिट करने वाला सरफेस या कहीं पर भी फ्लैट सरफेस नहीं मिला, और उसकी वजह से फिर वो इसके चारों तरफ ऐसे घूम गया। और उसके घूमने की जो वजह थी वो क्या थी कि ये जो बॉडी है अर्थ और ये जो मून है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा था। उस फोर्स की वजह से यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो पुल अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लग गया, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये ऑर्बिटल पाथ में घूमने लग गया। ठीक है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास डायरेक्शन होती है, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? अलोंग दी सेंटर, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ। इस तरीके से वो अपनी तरफ से इसको खींचता रहेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली एक ऑर्बिट में घूमती रहेगी। ठीक है, मून क्या है? वो कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा। ये जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में है था, ये उसका आंसर है। तो इस चीज़ को हम डिनोट कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए वो क्या है वो देखिए यहाँ पे। उसके लिए लिख सकते हैं कि मून रिवॉल्व ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ।
around the earth due to force of gravity and centripetal force of gravity and centripetal force that holds the moon in a circular orbit इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी अपनी, और नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपको। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।